यस, पहले हमने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया है, अब हमने पढ़ना डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच वो यूटिलाइज होंगे ताकि CO2 का एसिमिलेशन यानी कि रिडक्शन हो सके टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इस पाथवे को आप बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हो क्योंकि इसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो फॉर्मेशन होगा। दिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट्स आपको मिले उस पर बिल्कुल डिपेंड है, ठीक है। बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इसको ना डार्क रिएक्शन बोलना सही नहीं है, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में बोलना चाहिए। This could be verified as immediately after light becomes unavailable. This biosynthetic process continues for some time and then stops. Light reactions के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उससे एसिमिलेशन हुआ CO2 का, लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा डार्क रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पे। क्लियर? नेक्स्ट, बट इफ लाइट इज मेड अवेलेबल अगेन, दोबारा से हमने लाइट को अवेलेबल करा दिया तो एटीपी एनएडीपीएच बनना शुरू हो जाएंगे, फिर से हमारा बायोसिंथेटिक फेज जो है यानी कि डार्क रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डार्क रिएक्शन जो वर्ड है इट इज मिसनॉमर, हमें नहीं बोलना चाहिए। इट शुड बी कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट। लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लाइट हो या ना हो इट विल अकर, ओके। द डार्क रिएक्शन अकर्स थ्रू केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन कैसे होगी? केल्विन साइकिल के थ्रू, राइट। केल्विन साइकिल को सपोर्ट कर रहा है C4 साइकिल ऑल्सो। क्रेस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको कैम बोल देते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, मॉडिफिकेशन है बाद में बात करेंगे। क्लियर? सो नाउ C3 साइकिल। C3 साइकिल वाज गिवन बाय मेल्विन केल्विन। C3 इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी हियर कार्बन 3 मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 कार्बन होने वाले हैं। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट that the first CO2 fixation product was a 3 carbon molecule organic acid. He also helped to mark out the complete biosynthetic pathway. ध्यान से समझो कि केल्विन ने किस तरह से इस पूरे पाथवे को ट्रेस किया। इसको हम ट्रेस करना ही बोलेंगे कि CO2 से आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसके पाथवे में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स और बनते हैं वो हमने देखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि मैं लेबल कर दूं तो वो वाला कार्बन जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है तो उसको लेबल कर दिया हमने। जो भी उससे और प्रोडक्ट बनेंगे एक के बाद एक तो हमें पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के बीच में और कौन कौन से हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, क्योंकि कार्बन हमारा वही जाएगा जो हमने रेडियो लेबल किया है, ठीक है। हेवी आइसोटोप हम यहाँ पे देंगे, ऐसा ही मेल्विन केल्विन ने किया। क्लियर? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्शन आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान से समझो, मेल्विन को जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड मिला दैट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। ये बना है किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। यहां पे कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको? 3 कार्बन। तो मेल्विन की फर्स्ट अजम्पशन थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कितने कार्बन वाला होना चाहिए? 2 कार्बन वाला, तभी तो 3 कार्बन मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 + 2 = 3 तभी पॉसिबल था, बट दैट वाज रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। बाद में उसने देखा कि फर्स्ट एक्सेप्टर जो है CO2 का दैट वाज नॉट 2 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। उसने बोला कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पे ध्यान से देखो, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। CO2 हमारे पास एक ही है, इसमें कार्बन कितने हैं? 1, राइट। तो इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय 5 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना। तो 1 कार्बन + 5 कार्बन = 6 कार्बन, राइट। दिस वाज करेक्ट अजम्पशन एंड दिस 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या था? RuBP, रुबिलोज बिसफॉस्फेट। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट, इसके बाद देखो वही सब लिखा हुआ है इसमें। प्राइमरी एक्सेप्टर
के बारे में कि CO2 को प्राइमरी कौन एक्सेप्ट करता है, द प्राइमरी एक्सेप्टर। ये क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से समझ लो, ठीक है। कौन प्राइमरी एक्सेप्टर है, किस कौन से वाली साइकिल के अंदर। प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल C3 साइकिल के दौरान रहता है 5 कार्बन का कीटोज शुगर, कीटोज शुगर है ये, राइट, और जिसका नाम है रुबिलोज बिसफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म इज RUBP, राइट। द एंजाइम फॉर CO2 फिक्सेशन इज रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाला एंजाइम, राइट। रुबिस्को जो है बेटा, रुबिस्को, इसकी बात करें, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज, रुबिलोज जो है, जो मैं रुबिलोज बिसफॉस्फेट बताया था हमने RUBP, ये रुबिस्को की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी एफिनिटी दिखा सकता है ना, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, बट ये एज ए ऑक्सीजनेज काम करे तो ये किसके साथ जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है, राइट। तो ये हमारा जो रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है, ये RUBP को CO2 के साथ भी बाइंड करा सकता है, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, और RUBP को किसके साथ बाइंड करा सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करा सकता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो दो तरह के फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। CO2 ज्यादा होगी तो CO2 के साथ बाइंड कराएगा, ऑक्सीजन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो किसके साथ बाइंड कराएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराएगा, क्लियर। नेक्स्ट, द एंजाइम फॉर CO2 फिक्सेशन इज रुबिस्को हियर, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है अर्थ के अंदर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट इज एक्टिव, कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2। सेम थिंग वी हैव रिटन इन द नोट्स। उसके बाद CO2 के साथ एफिनिटी कब है, O2 के साथ एफिनिटी कब है, राइट, पढ़ते हैं इसको। रुबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, ज्यादा एफिनिटी तो CO2 की तरफ ही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड द बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, लेकिन बाइंडिंग फिर भी कॉम्पिटिटिव है, CO2 के साथ भी जुड़ सकता है, O2 के साथ भी जुड़ सकता है। इट इज द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 जो डिटरमाइन करेगी कि भाई ये किसके साथ बाइंड करें, राइट। Before the scientists discovered 5 carbon ketose sugar as primary acceptor, it was believed that it was binded with 2 carbon molecule. 5 कार्बन से पहले जो स्टोरी बताई मैंने कि कैल्विन को लगा था कि it should be bind with 2 carbon molecule so that it can produce the first stable product that is 3 carbon molecule. समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, अब इसके अंदर स्टेजेस क्या है, कैल्विन साइकिल है क्या, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले होगा कार्बोक्सिलेशन, 3 स्टेजेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, RUBP बाइंडेड विद व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में। क्या बना दिया उसमें, 3PGA। 3PGA का मतलब 3 मॉलिक्यूल नहीं है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। टोटल मॉलिक्यूल्स PGA के कितने थे, 2, क्लियर। दिस इज द रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलेशन, राइट। इट इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। इन दिस CO2 यूटिलाइज हुआ फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme. Enzyme कौन सा था, रुबिस्को, and it results in the formation of 2 molecules of 3PGA यानी कि 3-phosphoglyceric acid। 3-phosphoglyceric acid का मतलब है फोस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर 3 कार्बन है, क्लियर। ये 3 मॉलिक्यूल्स नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी में इसी तरह से लिख रखा है तो हम इसी तरह से लिखेंगे इसको। उसके बाद है रिडक्शन, रिड्यूस होना, ठीक है। दिस रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बनेगा यहां से, ग्लूकोज। लेकिन एक बार में 6 कार्बन नहीं निकल जाएंगे। आप 1 कार्बन दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड 1 है ना, समझो ध्यान से। यहाँ पे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन है, 1। आपका जो मॉलिक्यूल है जो आपको चाहिए एट लास्ट, दैट इज 6 कार्बन, C6H12O6, ये चाहिए मुझे। तो ऐसी 6 साइकिल्स चलानी पड़ेंगी, तब कहीं जाके एक ग्लूकोज आपको मिलेगा, क्योंकि जिसको आप रिड्यूस होने दे रहे हो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक ही कार्बन लेके आ रही है, ठीक है। तो आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ेगी ताकि आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल सके, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं,
चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेप्स इन मोल्स यूटिलाइजेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ध्यान रखना रिडक्शन में कितने मॉलिक्यूल बने एटीपी के? 2 मॉलिक्यूल फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH, राइट। हाँ, मतलब जो वहां बने थे वो यहाँ यूटिलाइज हो गए, ठीक है। तो एटीपी जो है हमारे यहाँ पे बन नहीं रहे, यूटिलाइज हो रहे, यूज हो रहे हैं। कहां बने थे ये? लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सो 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, और 2 NADPH ये रिडक्शन के लिए, किसके लिए ये? तो जो वहां बना वो यहां हम यूज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्सेशन, एक मॉलिक्यूल। अब इसके लिए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो, 2 मॉलिक्यूल फॉर 1 CO2, for 6 CO2 it will be 12 ATP and NADPH 12। तो रिडक्शन स्टेप में एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कितने ATP NADPH चाहिए? 12 ATP 12 NADPH, क्लियर है। नेक्स्ट, सो पढ़ो इसको। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 and 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रीजनरेशन, फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, चलती रहे साइकिल तो रीजनरेशन भी चाहिए। ध्यान से समझो, हम केल्विन साइकिल में RUP बाहर से नहीं ला रहे हैं, इसको रीजनरेट करना पड़ेगा साइकिल से ही। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का ही यहाँ पे यूज हो रहा है, CO2 का। RUBP में जितने भी 5 कार्बन है वो एज इट इज वापस RUBP बनाने के लिए निकल जाएंगे, वो हमने यहाँ पे यूज नहीं किए, उसका कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, क्लियर। वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा ताकि वो RUBP बना सके। सो व्हाट इज रीजनरेशन सब स्टेप? फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर, यानी कि CO2 एक्सेप्टर कौन था? RUBP, और ये इस साइकिल का सबसे क्रूशियल स्टेप है। क्वेश्चन आ जाता है, विच वन इज द क्रूशियल स्टेप? रीजनरेशन, राइट। ये स्टेप रिक्वायर करता है 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन, एक ATP बेटा देखो यहां चाहिए हमें, याद रखना, टू फॉर्म RUBP, ठीक है। रीजनरेशन में एक ATP चाहिए, मैं एक साइकिल की बात कर रही हूं, तो 6 टर्न्स के लिए हमें कितना चाहिए? 6 ATP, क्लियर। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। ध्यान से समझो, 12 ATP ऊपर थे, 12 + 6 18 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 1 ग्लूकोज, और NADPH यहां पर नहीं है, तो NADPH कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे, क्लियर। आर यूज्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो तो 3 और 2, ठीक है। एक ग्लूकोज की बात है तो 18 एंड 12, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ। डन। नेक्स्ट, read out the notes. For every CO2 molecules entering Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. Same thing लिखी हुई है यहाँ पे। Note, RUBP and many other enzymes of Kelvin cycles are regulated by light. ये ऐसे enzymes है जो लाइट से ही एक्टिवेट होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे, रेगुलेशन इनका लाइट से ही होता है, क्लियर। दिस वन इज द केल्विन साइकिल, जो कि आपकी NCERT वाला ही डायग्राम है ये। वही बेटा सेम स्टेप्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, रोबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट हम इसको बोल सकते हैं, रोबिलोज बिसफॉस्फेट भी बोल देते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर से, वाटर भी एटमॉस्फेयर से आता है। कार्बोक्सिलेशन हुआ, 3 PGA बना, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। रिडक्शन हुआ, ATP यूज हुआ, क्या हुआ? ATP और NADPH, कितने ATP और कितने NADPH? 12। एक ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे, एक साइकिल की बात करते हो। देखो CO2 एक ही है वहां पे ऊपर, तो क्या बनेगी? 1 ATP 1 NADPH, आई थिंक 2 थे, 2 ATP और 2 NADPH, राइट। और एक ATP कहां पे है? रीजनरेशन में। यहां से हमें ट्रायोज फॉस्फेट मिलता है, क्या मिलता है? ट्रायोज फॉस्फेट। उसमें से देखो ट्रायोज फॉस्फेट कितने कार्बन होंगे? ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फेट,
कार्बन कितने थे बेटा, कार्बन का कार्बोक्सिलेशन थोड़ी हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, एक ही कार्बन जाएगा यहाँ पे तो, ठीक है, बाकी 5 कार्बन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। टोटल हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6 हैं। ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल था यहाँ पे, 3 कार्बन का ना, 3 × 2 6 कार्बन है, वही 6 कार्बन चल रहे हैं, 6 कार्बन आए ना ट्रायोस फॉस्फेट के पास, वही 2 है ये, है ना, तो उसमें से एक तो चला गया ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन, और 5 कार्बन कहां पे आ गए, रीजनरेशन करने के लिए। डन, ठीक है। इसको और ज्यादा हमने डिफाइन किया हुआ था तुम्हारे नोट्स के अंदर, बाद में जो हमने साइकिल बनाई थी, ठीक है, उसमें पूरा हमने डिटेल में बताया कि कहां से क्या हुआ था। वही टेबल है कि क्या क्या जब हमारी केल्विन साइकिल चलती है तो क्या इन है क्या आउट है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 18 एटीपी चाहिए, 12 एनएडीपी चाहिए, निकलेगा एक ग्लूकोज, 18 एडीपी, 12 एनएडीपी। डन, चलिए नेक्स्ट। एंड नाउ व्हाट इज C4 साइकिल, ग्लूकोज बनेगा हमेशा C3 से, ये बात याद रखना, चाहे वो कोई भी साइकिल हो, ग्लूकोज हमेशा किससे बनेगा, C3 साइकिल से। नेक्स्ट इज C4 साइकिल, Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack pathway. Most of the plants that are adapted to the dry tropical regions have the C4 pathway, जैसे कि sugarcane, maize, sorghum, amaranthus. Examples are important, right? Amaranthus, in these plants double fixation हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, 2 बार फिक्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो RUBP है, इसको रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करा सकते हैं जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे, और फोटो रेस्पिरेशन की बेचारे की क्या खराब बात है कि वो जो भी फोटोसिंथेसिस में काम होगा ना उसको क्या कर देगा, अनडन कर देगा। मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज बना, केल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनना था ना, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा, एटीपी एनएडीपी जो लाइट रेशन में बनाए वो भी खराब हो जाएंगे, राइट। सो द प्लांट इज वर्किंग बट ultimately after photorespiration there is no glucose, clear। और instead of, देखो यहाँ पे O2 ली और CO2 रिलीज कर देगा प्लांट, अदरवाइज प्लांट को क्या करना चाहिए था, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेना चाहिए था और O2 रिलीज करना चाहिए था एज अ बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे सारा उल्टा हो जाता है। तो बेटा ध्यान से समझो, कुछ बेचारे प्लांट्स बड़ी मुश्किल से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले, ड्राई रीजन्स में रहने वाले, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, फोटोसिंथेसिस में पता लग गया कि पानी क्यों चाहिए हमें, है ना, तो यहाँ पे पहले पानी की अवेलेबिलिटी कम है और ऊपर से इसको क्या हो जाए, फोटो रेस्पिरेशन, तो इसके लिए बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका फोटोसिंथेसिस का काम किया कराया अनडन कर दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, वो फोटो रेस्पिरेशन अपनी बॉडी में नहीं होने देंगे, ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आएंगे ताकि उनकी बॉडी के अंदर फोटो रेस्पिरेशन ना हो। क्लियर, समझ आ रही बात। तो फोटो रेस्पिरेशन को हटाने के लिए हमारे पास पाथवे है, हैच एंड स्लैक पाथवे, ये कुछ प्लांट्स के अंदर होता है जैसे कि शुगरकेन, मेज, सोरगम एंड एमेरेंथस। क्लियर। सो द इनिशियल और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे इज अ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, राइट। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसके अंदर 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, that's why we are calling it as C4 cycle, very easy, right। 2 ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था हैच एंड स्लैक, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, किसमें डिस्कवर किया, ट्रॉपिकल प्लांट्स में डिस्कवर किया, राइट। सो इसको पढ़ते हैं आगे। हेंस हैच एंड स्लैक साइकिल इसका नाम पड़ गया। C4 प्लांट जो है वो स्पेशल है अपनी एनाटमी में, क्रेन्स एनाटमी उसको बोला जाता है। कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन लेके आए कि जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है, जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है वहां पे ऑक्सीजन ना जाए, समझ आ रही बात, और जहां पे रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है वहां पे ऑक्सीजन जा सकती है, ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आए। तो C3 साइकिल अपर सर्स में होने की वजह अंदर हो रही है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे रुबिस्को है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ही इंक्रीज रहेगा। कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स ने अपने अंदर ले लिया, ठीक है। चलो, C4 plants are special as they have special types of leaf anatomy. They can tolerate high temperatures. क्या कर सकते हैं ये, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। They show a response to high intensity of light. हाई इंटेंसिटी हो तो भी इनके
जो क्लोरोप्लास्ट है वो रप्चर नहीं होते क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अपर लेयर पे नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? दे लैक अ वेस्टफुल प्रोसेस दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, उसको अवॉइड करते हैं ताकि इनके अंदर प्रोडक्टिविटी हुआ ज्यादा हो सके एज कंपेयर टू C3 प्लांट। यू कैन सी कैक्टस, है ना, उसकी स्टेम्स देखो पूरी भरी होती है। एलोवेरा, पानी देखो उसके अंदर कितना है, फूड भी काफी ज्यादा है क्योंकि मॉडिफिकेशन है। क्या है? मॉडिफिकेशन है, राइट? तो वो एक मॉडिफिकेशन है, उन्होंने प्लांट ने अपनी बॉडी में ऐसा चेंज लेके आए ताकि वो सरवाइव कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, अब है क्या ये मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। C4 पाथवे रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स चाहिए उन्हें, एक तो मेसोफिल सेल्स और एक होते हैं बंडल शीथ सेल्स, राइट? The particularly large cells around the vascular bundle of C4 cells are called the bundle sheath cells. ऊपर की जो लेयर है मीजोफिल्स की और एक वस्कुलर बंडल जो होगा ना इनका, वस्कुलर बंडल समझते हो, जाइलम फ्लोएम का जो बंडल है उसके अराउंड सेल्स होंगे, चारों तरफ सेल्स होंगे। ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया? बंडल शीथ सेल्स। क्या बोला? बंडल शीथ सेल्स। एक्चुअल जो फोटोसिंथेसिस है वो यहां होने वाली है। क्लियर? Around the vascular bundle, they are characterized by having large number of chloroplast. इनमें ग्रेना प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। थिक वॉल्स impervious to gaseous exchange. इनके ऊपर ऐसी एक वॉल है, इसके ऊपर एक ऐसी वॉल है जो यहां पे मान लो ऑक्सीजन है भी तो वो अंदर एंटर नहीं कर सकती, और यहां पे जितनी भी CO2 फिक्स होगी वो बाहर नहीं जा सकती। अंदर हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा CO2, और अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। तो इम्परवियस वॉल है, जो भी गैस है अंदर है तो अंदर रहेगी, बाहर है तो बाहर रहेगी। इट कैन नॉट अफोर्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट, सो उसके बाद बोल रहे हैं कि these cells may form several layers around the vascular bundles. They are characterized by having large number of chloroplast. Grana are absent. क्लोरोप्लास्ट है लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं है? ग्रेना। थाइलाकोइड नहीं है। क्या नहीं है? थाइलाकोइड। अब थाइलाकोइड नहीं है तो क्या लाइट रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। ग्रेना ही नहीं है, ग्रेना का कोई पार्ट नहीं है, स्ट्रोमा लेवल नहीं, कुछ नहीं है, तो लाइट रिएक्शन कैन नॉट बी देयर। यहाँ पे क्या हो सकती है? सिर्फ डार्क रिएक्शन। क्या हो सकती है? डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहे हैं थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इस तरह की स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी को आप बोलते हो क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स का मतलब होता है रीथ लाइक मैनर। क्या मतलब होता है? रीथ लाइक मैनर, मतलब अपनी अजीब तरह से अरेंजमेंट है, ये रिफ्लेक्शन है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का। डन। नेक्स्ट, अब हेचन स्लैग पाथवे में हुआ क्या? इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो रहेगा पेप मॉलिक्यूल। क्या रहेगा? पेप मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन कंपाउंड। पेप की फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट रेस्पिरेशन के दौरान भी बना था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना था, तुम्हें याद हो तो। ये प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। द एंजाइम्स दैट कैटालाइज दिस प्रोसेस इज नोन एज पेपकेज फॉस्फोइनोल पायरुवेज, है ना। द मेसोफिल्स ऑफ द C4 प्लांट्स लैक द एंजाइम। मेसोफिल में कौन सा एंजाइम नहीं है? रुबिस्को। ऊपर जो सेल्स है उसमें रुबिस्को है ही नहीं क्योंकि वहां ऑक्सीजन है। यदि वहां होता तो क्या हो जाती? फोटो रेस्पिरेशन, है ना। द 4 कंपाउंड होती है, रुबिस्को ही तो कराता है। रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। अब जहां ऑक्सीजन है वहां रुबिस्को नहीं है, नहीं तो वो क्या करता है? आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराता है और फोटो रेस्पिरेशन हो जाती। बट उसके पास रुबिस्को ही नहीं है, कराता रहे जो मर्जी कराना है। और मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन ज्यादा हो सकती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन होगी नहीं। फिर रुबिस्को कहां प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल्स में, जहां पे ग्रेना नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा नहीं रहेगी, लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर? और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, गैस एक्सचेंज होके तो ऑक्सीजन जाएगी ना वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट, the 4 compound oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells. It is then converted toward the other 4 carbon compound जिसको हम बोलेंगे मैलिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। पहले किसमें चेंज होता है? OAA मैलिक एसिड में। डायग्राम में नहीं लिखा होता कई बार, ठीक है। In the mesophyll cells itself, these are then transported in the bundle sheath cells. कहां भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा? बंडल शीथ सेल्स में।
इन द बंडल शेप सेल्स these 4 acids are broken down to release CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो वापस चला जाएगा. CO2 रिलीज इन द बंडल शेप सेल्स एंटर्स द C3 पाथवे. अब वो C3 पाथवे CO2 कर सकता है. मिल गया उसको CO2 भी, रुबिस्को भी है. हो सकती है केल्विन साइकिल, बिल्कुल हो सकती है. बंडल शेप सेल्स आर रिच इन एंजाइम रुबिस्को, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, पेप्केज. पेप्केज चाहिए भी नहीं हमें वहां पे. 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल्स. वो वापस दे दिया किसको, मेसोफिल सेल्स को, ताकि वो क्या बना सके, पेप को बना सके. ये हो जाएगी रीजनरेशन. क्या हो जाएगी, रीजनरेशन. वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पेप, वही लिखा हुआ है अगेन, विद द हेल्प ऑफ कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम, दैट इज पेप सिंथेटेज. बनाने के लिए क्या चाहिए, सिंथेटेज एंजाइम. और जब ये यूज हो रहा है तो क्या चाहिए, पेप्केज एंजाइम. द कंप्लीटिंग साइकिल, ये हमारी साइकिल है. देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर. एटमॉस्फेरिक CO2 गई अंदर, ये हमारा मेसोफिल सेल है, ये हमारा बंडल शेप सेल है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, आयंस में टूटता है पहले, तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड आयंस में टूटेगा तभी वो आगे जाके काम करेगा. एंजाइम कौन सा है, सॉरी मॉलिक्यूल कौन सा, 3 कार्बन, पेप. ठीक है, पेप्केज एंजाइम की हेल्प से CO2 को फिक्स कर लिया पेप ने. फिक्स करना मतलब अपने अंदर ऐड कर लिया. ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, कितने कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला. कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 4 कार्बन वाला. नाम क्या था इसका, बोलो जल्दी, OAA है ना. अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में. किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक एस्पार्टिक एसिड में. ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा, है ना. C4 एसिड भी बोल सकते हो आप इसको. C4 एसिड का ये तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है. क्या हो रहा है ये, जब कार्बन ऐड होगा तो कार्बोक्सिलेशन, जब रिमूव होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन. क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन. अब यहां से CO2 आ गया बाहर, C3 एसिड वैसे का वैसे ट्रांसपोर्ट कर दिया बैक हमने. रीजनरेशन किसका कर रहा है, पेप का कर रहा है, पेप सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से, राइट. CO2 फिर फिक्स किया किसने, केल्विन साइकिल ने. अब किसके द्वारा फिक्स हो गए, यानी कौन लेगा इसको, RUBP. ठीक है, वही सारे स्टेप्स, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. क्या बन जाएगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट. कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैलिक जो हमारी केल्विन साइकिल है वो तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, ग्लूकोज, राइट. अब देखो मेरे को बताओ, यहां पे कार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ है, कार्बोक्सिलेशन एक बार मेसोफिल सेल्स में. कहां हुआ, मेसोफिल सेल्स में. किसने किया, पेप ने किया. दूसरा वही सेम केल्विन साइकिल के द्वारा, RUBP ने. कार्बोक्सिलेशन मींस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट टाइम मेसोफिल सेल्स में पेप ने लिया कार्बन, और यहां पे किसने लिया, RUBP ने. इसीलिए हम इसको डबल कार्बोक्सिलेशन साइकिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डबल कार्बोक्सिलेशन साइकिल. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर नहीं हुई ना माइंड को, फिर दिक्कत होगी. ठीक है, चैप्टर है बिल्कुल मुश्किल थोड़ा सा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले तो अपने. चलो अब देखो, ये आपको एक हमने डिफरेंशिएट किया हुआ कि किस साइकिल ने कितने क्या यूज किया, कितना ATP यूज किया. ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है. चलो, बंडल शीट सेल्स में नीचे वाले सेल्स हैं, RUBP करा रहा है. C3 साइकिल हो रही है ना वहां पे. C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, RUBP लेता है. सेम रहेगा वहां पे. एनी अदर डाउट, ओके डन. सो C4 साइकिल में CO2 फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए, 2. C3 साइकिल में CO2 फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए, 3. अब यहां पे ट्विस्ट आता है, तुम्हें शायद बताया भी हुआ पहले. अब एक प्लांट है C3 प्लांट और एक प्लांट है C4 प्लांट. C4 प्लांट को भी एक ग्लूकोज बनाना है, C3 प्लांट को भी एक ग्लूकोज बनाना है. अब मुझे बताओ C3 प्लांट को कितने ATP चाहिए और C4 प्लांट को कितने ATP चाहिए, जल्दी सोच लो एक बारी. ठीक है, 30 सेकंड्स दे रही हूं मैं तुम्हें, फटाफट से सोचो. जो लाइव बच्चे हो कमेंट में लिख सकते हैं.
कितने हमें C3 प्लांट में कितने एटीपी चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और C4 प्लांट में कितने ग्लूकोज चाहिए एटीपी बनाने के लिए। जो लाइव क्लास बच्चे लगा रहे हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। 30 सेकेंड है बस आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है। और वैसे भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड में आपको पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और आंसर भी अपना देना है। हरी आप गुड मॉर्निंग। डन, ओके करें। बताओ मुझे आंसर बताओ पहले, तो तुमने क्या निकाला आंसर? C3 प्लांट बोल रहे हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए उसको 18 एटीपी चाहिए, ओके। एंड C4 प्लांट 30 एटीपी। कैसे निकाला वंशिका? क्योंकि C4 में जब मेसोफिल सेल में होता है तब पूरे 4 कार्बन कंपाउंड लेते हैं पूरे, और जब नीचे C3 साइकिल होती है तो हम उसके बाद लेते हैं, और 6 इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगी। चलो वही सेम देखो, ये C4 साइकिल चलाने के लिए जो कहां हो रही है मेसोफिल सेल्स में। तो देखो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 एटीपी, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए, हमें 6 CO2 चाहिए, तो 6 2 जा 12। C4 साइकिल रन करने के लिए यू रिक्वायर 12 एटीपी। C3 साइकिल रन करने के लिए 18 एटीपी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो C3 प्लांट में सिर्फ कौन सी साइकिल रन कर रही है? C3 साइकिल। C3 प्लांट्स के अंदर सिर्फ कौन सी साइकिल रन कर रही है? C3 साइकिल। तो आंसर विल बी 18 एटीपी। लेकिन C4 प्लांट के अंदर बेटा C3 प्लस C4 दोनों साइकिल रन करेंगी, राइट। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्स मोर एटीपी, दैट इज 30 एटीपी। क्लियर? क्वेश्चन एक और अलग तरीके से रहता है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन C4 प्लांट? हाउ मेनी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन C4 प्लांट एज कंपेयर टू C3 प्लांट? जल्दी जल्दी, 1 सेकंड का आंसर है तो 12 माइनस ही तो करना है ना, जो एक्स्ट्रा जो C4 में लगे वो आ जाएंगे। 12 मोर एटीपी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एनटीए आपको देती है थोड़ा सा कंफ्यूज करके, है ना। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ सके। क्लियर? यहां लिखा भी था देखो, सिंपल, ठीक है। 30 एटीपी। ओके, नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, मेजर डिफरेंसेस, राइट। C3 के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? जल्दी बोलो, RUBP। C4 के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फर्स्ट टेबल कंपाउंड क्या है? फोस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट टेबल कंपाउंड क्या है? ऑक्सलेट, 4 कार्बन कंपाउंड, राइट। ये कहां पर होती है? मेसोफिल सेल्स में ही। ये कहां पर होगी? 2 सेल्स चाहिए इसको काम करने के लिए, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। अच्छा, अब आंसर क्वेश्चन आ जाए आपको, C4 साइकिल कहां रन करती है? मेनली तो बंडल शीट में हो रही है ना, C3 बंडल शीट में हो रही है। C3 बंडल शीट में हो रही है और C4 में। There is a difference between C4 cycle and C4 pathway. C4 pathway के लिए आपको दोनों सेल चाहिए, C4 साइकिल रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कहां पे होती है? मेसोफिल सेल्स में। लेकिन C3 पाथवे में तो मेसोफिल में है। हाँ बिल्कुल है, बट इसके मेसोफिल कुछ अलग तरह के हैं। इसके मेसोफिल ऐसे हैं जिसके अंदर ग्रेना नहीं है, जिसके अंदर और क्या नहीं है, वो इम्परवियस है गैसियस एक्सचेंज के। तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मेसोफिल के बिना कैसे काम कर सकते हैं? क्लियर, राइट। यहाँ पे तो कुछ अलग तरह का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। एटीपीज आर कंज्यूम्ड, कितने एटीपी? 3 एटीपी। और यहाँ पे कितने चाहिए हमें? 2 एटीपी।
ठीक है। और कंप्लीट में बोला तो, कंप्लीट में बोला प्लांट की बात करें तो 5 ATP, कितने हो जाएंगे 5 ATP। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ C4 प्लांट, दे कैन टॉलरेट एनी एडवर्स कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सलाइन कंडीशन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऑर्गेनिक एसिड इसमें भर भर के है, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना था कि नहीं बना था, क्या C3 प्लांट में बना था, इतना नहीं है, वहां पे बना ही नहीं था ज्यादा, है ना, थोड़ा बहुत प्लांट के अंदर खुद हो तो बात अलग, बट नहीं होता। इन देम विच लोवर्स देयर वाटर पोटेंशियल देन द दैट ऑफ सॉइल, तो सॉइल से अपना पोटेंशियल हमेशा लो रखते हैं, वाटर आता रहेगा, जाएगा नहीं कभी भी, ठीक है, कंज्यूम करके रखेंगे। कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन देयर स्टोमेटा आर क्लोज्ड, क्लोज स्टोमेटा के दौरान भी ये फिक्स कर सकते हैं, है ना, कि स्टोमेटा का कोई रोल ही नहीं है, कहां पे हो रही है प्रोसेस, अंदर ज्यादा हो रही है। पैपकेज, concentric arrangement of cells in leaf produces small area in relation to volume for better water utilization, थोड़े से एरिया में भी हो रहा है काम, ज्यादा जितना ज्यादा उसको हम एरिया को बढ़ा देंगे, वाटर ज्यादा चाहिएगा हमें, तो थोड़े से पानी में ही ये अच्छे से अपना प्रोसेस कर पाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, राइट। नाउ व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन है क्या, ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये ऐसा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के काम को अंडन कर देता है, रुबिस्को एफिनिटी बना लेता है अपनी किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट इज इनिशिएटेड इन क्लोरोप्लास्ट, कहां पे शुरू होगी, क्लोरोप्लास्ट में। ये प्रोसेस जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी एटीपी, एनी NADPH एंड इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, टोटली वेस्टफुल प्रोसेस, लेकिन ये भी जरूरी है कुछ चीजों के लिए, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज करने के लिए, जब भी स्ट्रेस आ जाएगा प्लांट में तो उसका काम बंद कर देगा, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स यूजुअली व्हेन देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। अंडर सच सर्कमस्टांसेस रुबिस्को जो है वो कैटालाइज करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ साइकिल। रुबिस्को क्या का काम क्या था, RUBP को कैटालाइज करना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलेशन करना, बट यहां पे बदल जाएगा, इट नाउ फंक्शंस एज अ ऑक्सीजनेज, राइट। सम O2 binds to Rubisco, hence CO2 fixation is decreased। सारा का सारे RUBP CO2 के साथ नहीं छोड़ रहा कि फोटोसिंथेसिस बंद ही हो जाए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल तो बाइंड कर लिए ना, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का पैरामीटर कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा वो। RUBP binds with oxygen to form one molecule of PGA, क्या बना यहाँ पे भी PGA, hence compound phospho and phosphoglycolate। देखो समझो ध्यान से, ऑक्सीजन प्लस RUBP में कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे, यहां तो कार्बन है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बोल रहे हैं भाई सेम, क्या बन रहा है PGA, क्या बन रहा है PGA में कार्बन कितने, 3, 5 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे, और कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन सकता है, 2 कार्बन वाला, हेंस यहाँ पे बनता है फोस्फोग्लाइकोलेट, क्या बनता है, फोस्फोग्लाइकोलेट, यहां बनेगा फोस्फोग्लाइकोलेट। क्लियर, 2 कार्बन कंपाउंड है जो कि इस प्रोसेस में बनने वाला, कोई शुगर यहां पे नहीं बनने वाली। हियर इज द प्रोसेस, so there is neither the synthesis of sugar nor of ATP, rather it results in the release of CO2 while utilization of ATP। CO2 रिलीज कर दिया, सारा खत्म कर दिया, और ATP जो है वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। It leads to 25% of the total fixed CO2, जितना फिक्स एक प्लांट ने किया 25% will be lost out, यानी 1/4 एफिशिएंसी प्लांट की कम हो जाएगी, ठीक है, 25% का मतलब क्या है, 1/4, ये बात याद रखना। कोई कंफ्यूजन, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं आगे। ये हमारा प्रोसेस है बेटा, इसको ध्यान से देखते हैं। RUBP किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजनेज एज ए ऑक्सीजनेज ये बिहेव करेगा, PGA बना लिया और फोस्फोग्लाइकोलेट बना लिया, ठीक है। अब इसको तो छोड़ दो, ठीक है, PGA बन जाएगा, वो काम आ जाएगा बाद में, हमने अपनी साइकिल रन करनी है फोस्फोग्लाइकोलेट से। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे RUBP ऑक्सीजनेज की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, इट कैन रन C3 साइकिल्स ऑल्सो। ये तो सिर्फ 25% ही होगा ना, कितना होगा 25%। C3 साइकिल जो चलेगी वो ग्लूकोज बना लेगी, ठीक है। जो PGA है, ये PGA है, वो भी यहाँ यूज हो जाएगा, देखते हैं कैसे, राइट।
यहां देखो ध्यान से, फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस पीजीए बना फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या था? फोस्फोग्लाइकोलेट। फोस्फोग्लाइकोलेट में से मैं फोस्फेट हटा दूं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा दूं, सिर्फ क्या बच जाएगा? ग्लाइकोलेट। या फिर तीन ऑर्गेनली काम कर रही है सेल की, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट अभी चला गया ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट चला गया पेरोक्सिसोम में, वहां पे ऑक्सीडेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ऑक्सीडेज। तो ग्लाइकोलेट से क्या बन गया? ग्लाइऑक्सीलेट। क्या बन गया? ग्लाइऑक्सीलेट। साथ में बन गया H2O2। क्या बन गया? H2O2। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से समझो, ग्लाइऑक्सीलेट के साथ ये जुड़ गया है, कौन? ग्लूटामेट। कौन जुड़ गया? देखो क्या बन रहा है, ध्यान से समझना। ग्लाइऑक्सीलेट के साथ क्या जुड़ गया? ग्लूटामेट। रिलीज क्या हुआ? एक तो ग्लाइसिन और एक हो गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। ग्लाइसिन चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। दो मॉलिक्यूल्स है बेटा इसके, इसमें से क्या होगा? NH3 रिलीज हो जाएगी, CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ग्लाइसिन से तीन कंपाउंड बने हैं वैसे तो, कौन कौन से? NH3, CO2 एंड सीरीन, ठीक है। अमोनिया इसमें से हटा दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी, और साथ में क्या बन गया? सीरीन बन गया, ठीक है। सीरीन विल गो बैक टू द पेरोक्सिसोम। उसमें जो पहले की रिएक्शन से बना था अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड बना था ना, जो कि अभी पेरोक्सिसोम में था, हम सिर्फ ग्लाइसिन को अंदर लेके गए थे। तो सीरीन प्लस अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, ये दो कंपाउंड निकालेगी, ग्लूटामेट एंड हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ग्लूटामेट फिर से साइकिल में रन करेगा, ग्लाइसिन के साथ जुड़ेगा, तो ये तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट, देखो एक तो NADH यहां पे था, आ गया, अब NADH हो गया यूज। क्या हो गया? यूज, है ना। मतलब इसका जो है हाइड्रोजन जो है वो अलग निकाल दिया हमने, एनर्जी की फॉर्म में हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। हाइड्रोक्सी पायरुवेट, अब ये क्या बन गया? ग्लिसरेट। क्या बन गया? ग्लिसरेट। ग्लिसरेट वापस किस में गया? क्लोरोप्लास्ट में। ATP फिर से यूटिलाइज हुआ, राइट। देखो एनर्जी यूज हो रही है खामखाई। कहां तुम्हें यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है? देयर इज नो ग्लूकोज एट ऑल, राइट, एंड एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। ऑक्सीजन निकालना था, क्या निकल रही है? CO2, राइट। तो ग्लिसरेट यानी कि ये जो PI निकला था ना यहां से फॉस्फेट, ये इसके साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो हर चीज कहीं ना कहीं यूज होती है। दिस इज योर फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। और इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? C2 पाथवे। क्या बोल रहे हो? C2 पाथवे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जिसके हम बात कर रहे हैं दैट इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल। कोई कंफ्यूजन? फोटो रेस्पिरेशन ऑफ C2 साइकिल इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनली, जो अभी पढ़ा वही सब लिखा हुआ है, कौन कौन सी देख लिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लॉस जो है CO2 का कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से रिलीज होती है। C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, बता दिया है। दिस इज बिकॉज दिस प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइट। जहां पे एंजाइम है वहां पे CO2 को ही ज्यादा होने देते हैं, ऐसा उनमें क्रेन्स एनाटॉमी है। During the C4 pathway, when the C4 acid from the mesophyll cells is broken down in the bundle cell, it releases CO2. मैलिक एसिड जो गया था ना, C4 एसिड जो गया था, वो टूटा, एक कार्बन उसका रिलीज हुआ, वो केल्विन साइकिल कर लेगा, C3 एसिड बाकी ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या करने के लिए? C3 ऊपर क्या था हमारे पास? C4 साइकिल के अंदर मैलिक एसिड बना था ना, C3 एसिड क्या था? पेप्ट था ना वहां पे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वही तो बनेगा, राइट। डन। एनी डाउट अप टू हियर? उसके बाद हमारे रह गए फैक्टर्स। क्या रह गए? फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? अब देखो फोटोसिंथेसिस में एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक से ज्यादा फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा ब्लैकमैन्स लॉ, ब्लैकमैन्स लिमिटिंग लॉ, ठीक है। वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन, ध्यान से सुनो, ब्लैकमैन्स लॉ क्या कहता है? कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसको एक से ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट कर रही हो, तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होगा जिसकी डायरेक्टली कम या ज्यादा करने से डायरेक्ट रिएक्शन पे हमें इफेक्ट दिखाई दे। रिपीट कर रही हूं, ब्लैकमैन्स लॉ क्या कहता है?
कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती है, उसके अंदर उसका लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होगा जिसको डायरेक्टली कम या ज्यादा करने से आपको रिएक्शन में अफेक्ट दिखाई दे, डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई दे, बंद हो जाए या कम, बहुत ज्यादा कम हो जाए, वो हमारा मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर या मेजर लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है ना, दो तरह के हैं, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की मैं बात करूं, सनलाइट, CO2, है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स प्लांट के खुद के फैक्टर्स, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, साइज ऑफ लीफ कितना है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं, इंटरनल फैक्टर, प्लांट के खुद के फैक्टर। सो रीड इट आउट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी important in determining the yield of the plants, including crop plants, and understanding of the factors that affects photosynthesis is very necessary. Photosynthesis is under the influence of both internal and external factor. Internal factors को plant factors भी बोल सकते हो क्योंकि plant के खुद के internal factors हैं। External factors के अंदर आ जाएंगे आपके sunlight, light, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। कुछ और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एट एनी पॉइंट द रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। सब ऑप्टिमल लेवल पे ये हमें मिल रहे हैं। उसके बाद है प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर। प्लांट फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन कैसा है लीफ का, मेसोफिल सेल्स कैसे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल उसके अंदर कितना है, क्या है। प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इस वर्ड को याद कर लो, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसके जीन्स कैसे हैं, कितना उसके अंदर क्या चीज है, एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है इन 1905, ईयर इज इंपॉर्टेंट हियर, ब्लैकमैन गेव द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। उनका क्या कहना था कि when several factors affect any biochemical process then this laws comes into effect। जब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हो तब हम उस पे ब्लैकमैन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहता है ब्लैकमैन्स लॉ, इफ द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर से वो अफेक्टेड हो, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर। उसका रेट हम किससे डिटरमाइन करेंगे, उस फैक्टर से जो कि सबसे नियरेस्ट होगा अपनी मिनिमम वैल्यू के। सेम है कि जिसको ज्यादा से मैं कम ज्यादा कर दूं सीधा मेरे फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, 1/4 कम हो जाती है, देखो सीधा डायरेक्टली, है ना। इट इज अ फैक्टर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। उसकी क्वांटिटी में चेंज करो तो डायरेक्टली मेरी रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, राइट। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है। टू इलस्ट्रेट द लॉ, सपोज द लाइट इंटेंसिटी सप्लाइड टू अ लीफ इज जस्ट सफिशिएंट टू यूटिलाइज 5 mg carbon dioxide per hour in photosynthesis. As CO2 supply is increased, CO2 supply को मैं increase कर दूं, rate जो हमारा rate also increases till 5 mg of carbon dioxide। देखो समझो, लाइट बढ़ा दी बट कार्बन डाइऑक्साइड में 5 mg दे रही हूं, तो वो तो 5 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा ना। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, देते रहो आप लाइट, क्लोरोप्लास्ट रप्चर होने के अलावा कुछ नहीं होगा वहां पे, राइट। Next, after any further increase in the supply of CO2 does not have any effect upon the rate। और एक CO2 का concentration भी पता कि इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा आप बढ़ा दोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, राइट। Light has now become the limiting factor। अब light क्या बन गया हमारा, limiting factor बन गया। And further increase in the rate of photosynthesis will occur only by increasing the intensity of light। कार्बन डाइऑक्साइड आपने दे दी, एक अमाउंट दे दिया उसका, कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आप लाइट बढ़ा रहे हो, एक लाइट अपने पर्टिकुलर लाइट दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो तो लाइट काम नहीं कर सकती वहां पे। लाइट ज्यादा दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। तो दोनों तो चाहिए ना वहां पे, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, कौन सा मेजर लिमिटिंग फैक्टर बनेगा वहां पे। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या है वो हमने यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमने बात की लाइट की। लाइट जो है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। आप इंटेंसिटी बढ़ा दो CO2 फिक्सेशन बढ़ जाएगा, लेकिन एक लेवल तक, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही रहेगा, लाइट बढ़ाते रहो बढ़ता ही रहेगा, नहीं। लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ा भी रहे हो, देखो CO2 फिक्सेशन नहीं बढ़ेगा, ये एक स्टेशनरी पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लाइट इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी। अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, हाई पे जा रही है, तब ऐसा नहीं होगा। हाई टेम्परेचर को बहुत सारे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। At higher intensity, light intensity, gradually the rate does not show any further increase. So
अदर फैक्टर्स बिकम द लिमिटिंग वन। इतने तक तो ना लाइट लिमिटिंग फैक्टर था, अब यहाँ पे नहीं रहा लाइट लिमिटिंग फैक्टर, बढ़ाते रहो, कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है। द लाइट सैचुरेशन अकर्स इन 10% ऑफ द टोटल सनलाइट, जितनी सनलाइट हमें मिलती है ना उसका जो 10% है, जितनी सन रेज निकलती है उसका जो 10% है वो सफिशिएंट रहता है किसको, प्लांट को, उसी में उसका सैचुरेशन लेवल आ जाता है, उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो कर ही नहीं सकता। क्लियर। सो इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा बढ़ाओगे तो मैंने इससे आपको बताया क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल आपका टूट जाएगा, जिससे रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट रेयरली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने दो बच्चे हैं, ठीक है, और तुम उनके पास खाना लेके गए, उनमें से एक बच्चा जो है उसने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, और एक ऐसा जो है जो रोज खा रहा है कुछ ना कुछ, सबसे अच्छा खाना उसको मिल रहा है, तुम उसके पास एक ब्रेड लेके गए, तो कौन तुम्हारे ऊपर झपट्टा मार के आएगा, जिसको नहीं मिला ऑफ कोर्स, है ना। तो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए होगा, अब ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो छाया में है, शेड में है, उनको बेचारों को लाइट बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उनको थोड़ी सी लाइट मिल जाए तो फोटोसिंथेसिस एकदम से इंक्रीज होगा इस प्लांट में, और जो ऑलरेडी धूप में है जितनी चाहिए उतनी मिल रही है तो उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगल में क्या होगा, जो लोअर प्लांट्स होंगे उन तक तो छाया, उन तक तो लाइट पहुंचती ही नहीं है, वो शेड में है, तो उनको लाइट मिल गई तो वो तो बोन हो जाएगा, है ना, वरदान हो जाएगा उनके लिए, और वो फोटोसिंथेसिस उनके एकदम से इंक्रीज होके आएगी। समझ आ रही है बात, चलो, देन द लाइट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। अब देखो लाइट जो है उसके दो पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट की क्वालिटी कैसी है और ड्यूरेशन, कितने टाइम तक आप उसको पौधे को लाइट में रख रहे हो। लाइट बिटवीन 400 to 700 वेवलेंथ, जो कि पार था हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसी में सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लाइट। भाई याद कर लेना इसको, सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहां होगी, ग्रीन लाइट के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ लाइट की मैं बात करूं, लाइट ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरेशन नहीं अफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, बट इट अफेक्ट्स द ओवरऑल फोटोसिंथेसिस, लेकिन पूरी प्रोसेस को हो सकता है अफेक्ट करते। क्लियर। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज ओनली 0.03 to 0.04%, राइट। ये हमने और कहां पढ़ा इसका परसेंटेज, जल्दी बताओ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोला में बताया था कि 0.03 है बाहर, तो है ना। चलो, so this level of carbon dioxide is far below the requirement for optimum photosynthesis। ये बहुत कम है कि फोटोसिंथेसिस, मतलब इसको तो बढ़ा सकते हैं हम, तभी फोटोसिंथेसिस होगी। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अप टू, लेकिन देखो इतना सा ही है सिर्फ, इसको जरा सा भी हमने बढ़ा दिया, इससे एकदम से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बियॉन्ड द लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन ज्यादा CO2 बढ़ा दोगे तो डैमेजिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इतना ही बढ़ जाए बहुत है, इससे ज्यादा बढ़ गया तो डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए एनवायरमेंटल जो हमारे लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इसको चेक ऑन करते रहते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है। क्लियर, वो हमारे लिए भी डैमेजिंग है। सो अब देखो, एक तो पढ़े हमने C3 प्लांट, एक हमने पढ़े C4 प्लांट्स, ठीक है। ये CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे C3 स्पीसीज है, ये हमारी C4 स्पीसीज है। तो C3 प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहां शो कर रहे हैं, उसके बाद तो सैचुरेशन पे चला जाएगा, कितने पे, बिलो 400। कौन से, C3 प्लांट और C4 प्लांट, ध्यान से सब देखो, मेरे को तो C4 लग रहा है, ये ना C4, ये इससे हाई है कि नहीं है, अपटेक देखो CO2 की, ठीक है, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले पा रहे हैं, ये ज्यादा ले पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये कहां ले पा रहे हैं, ऑप्टिमम यहाँ पे, है ना। तो इसको कैसे स्टडी करना है, ध्यान से देखो। C4 ज्यादा एफिशिएंट है कि C3 ज्यादा एफिशिएंट है ग्लूकोज को बनाने में, C4 वो ज्यादा फूड को स्टोर कर सकते हैं बॉडी के अंदर अपनी, उन्होंने अपने अंदर इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C3 में तो फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, 1/4 तो उसका अंडर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो C4 ज्यादा एफिशिएंट है।
In C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration at low light intensity. Neither type responds to high CO2. ठीक है, लो लाइट इंटेंसिटी पे तो CO2 आप ज्यादा करते रहो, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. हाई लाइट इंटेंसिटी की मैं बात कर रही हूँ, C3 और C4 प्लांट्स इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, C4 प्लांट्स सैचुरेशन दिखाता है कब? 360 पे सैचुरेट हो जाएगा, जल्दी सैचुरेट हो जाता है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस 360 पे दिखा देगा. लेकिन C3 प्लांट कितने में दिखा रहा है? 450 पे. उसको ज्यादा चाहिए, तभी वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर पाएगा. क्लियर? तो जल्दी एफिशिएंट कौन है? C4 प्लांट. ज्यादा एफिशिएंट कौन है? C4 प्लांट. At C3 plants respond to higher CO2 concentration, क्योंकि देखो 450 और 360 डिफरेंस तो है यहाँ पे. By showing increase in the rate of photosynthesis leading to the higher productivity. This has been used for production of greenhouse crops like tomatoes, peppers. उनमें ज्यादा CO2 और ज्यादा लाइट को हम कंजर्व करा के कर सकते हैं. These crops are allowed to grow in CO2 enriched atmosphere that leads to higher yields. क्योंकि ये कैसे प्लांट हैं? C4 प्लांट्स हैं, तो ये ज्यादा लाइट इंटेंसिटी में काम कर सकते, जल्दी काम करेंगे, सैचुरेशन हो जाएगा इनका जल्दी. टेम्परेचर है अगला फैक्टर हमारा. फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. अब देखो लाइट और टेम्परेचर का रिलेशन दिख रहा है तुम्हें. जब लाइट रेज बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता अर्थ का? तो डायरेक्टली रिलेशन है, लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. राइट? द लाइट रिएक्शंस आर टेम्परेचर सेंसिटिव बट दे आर इफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट. ज्यादा इफेक्ट नहीं है इसका. द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है. एंजाइम्स तुम्हें पता है डीनेचर हो जाते हैं जब हाई टेम्परेचर कर देते हो आप. उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा एंजाइम का काम करने का, उससे आपने ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, डार्क रिएक्शन हमारी नहीं हो पाएगी. क्लियर? Again, the temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat that they are adapted to. Tropical plants किससे adapted है? ट्रॉपिकल प्लांट जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू अपने दिखा सकते हैं. कोई कंफ्यूजन? C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, शो कर देते हैं हायर रेट, है ना. तो ध्यान से समझो, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 के लिए कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस. लेकिन C4 प्लांट्स के लिए कितना है? 30 to 45 डिग्री सेल्सियस. C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे अच्छे से एफिशिएंट है, C3 प्लांट नहीं है. कोई कंफ्यूजन? जैसे CO2 में कंसंट्रेशन बढ़ते तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्या? CO2 से टेम्परेचर का मतलब ही नहीं है ना. लाइट और टेम्परेचर रिलेटिव है, लाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. मतलब जैसे C3 का ऑप्टिमम 500 है, सॉरी C3 का 460 450 450. हाँ, और C4 का उससे कम है, तो इसके अकॉर्डिंग C4 में टेम्परेचर कम ज्यादा की बात नहीं है. टेम्परेचर छोड़ दो उस पॉइंट पे. आप वो मैंने तुम्हें बताया है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट पर प्लांट सेचुरेट हो जाएगा. प्लांट सेचुरेट होने का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो चुकी है. जब C4 प्लांट कितने पे सेचुरेट हो रहा है? 3 भूल गए हो, 360 पे, है ना. तो C4 प्लांट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 360 पे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस उसने कर ली, उसका सेचुरेशन आ गया. लेकिन C3 प्लांट का सेचुरेशन कब आ रहा है? 450 पे, है ना. सेचुरेशन का मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट चाहिए कि वो सेचुरेट हो जाए, मैक्सिमम काम कर जाए. क्लियर? उसका टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है. और ये बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम. लो टेम्परेचर पे तो CO2 मैक्सिमम हो ही नहीं सकता. समझ आ रही बात? मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी? जब उसके सारे फैक्टर्स उसे मिल जाएं, जब सारी चीजें जो उसको चाहिए वो मिल जाए, तो काम एक इंटेंसिटी भी तो करेगा ना. एक मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको मिलेगी अपने काम करने के लिए, तभी तो वो मैक्सिमम काम कर पाएगा. समझ आ रही बात? मैक्सिमम CO2 को फिक्स कर पाएगा. जब लाइट प्रॉपर मिल जाए तो CO2 कितनी हम उसे दें कि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सके. C3 को कितनी चाहिए? 360. और C4 को कितनी चाहिए? 450. उल्टा बोल गई हूं. C4 को 360 और C3 को 350. ठीक है, 360 और 450. वो बार बार कंफ्यूजन मत करो. देखो C3 प्लांट जो है हमारे पास, वो सेचुरेट कर जाएंगे 360 पे जब लाइट प्रॉपर है. C4 प्लांट जो है वो सेचुरेट करेंगे हमारे कितने पे? उल्टा लिख दिया फिर से. C3 प्लांट जो है वो करेंगे 450 पे और C4 करेंगे 360 पे. ठीक है, तो तभी तो इसको ज्यादा एफिशिएंट बोला हमने. क्लियर? तो वो ज्यादा CO2 को फिक्स कर पा रहे हैं. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन.
नेक्स्ट, वाटर। वाटर एक वन ऑफ द रॉ मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जितना हम वाटर देते हैं ना प्लांट को, सिर्फ उसका 1% चाहिए, प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका फोटोसिंथेसिस के लिए। जितना प्लांट में एब्जॉर्ब किया उसका सिर्फ 1% उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, इतना बड़ा कोई है नहीं होगा, ठीक है। वाटर स्ट्रेस लेकिन क्या कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस जो कम हो जाएगी। तो स्ट्रेस के दौरान मतलब पानी आप नहीं दे रहे तो लीव्स जो है विल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, पीली पड़ेंगी, फिर वो गिरना शुरू कर देंगे, क्लियर, क्योंकि उसके स्टोमेटा जो है वो बंद है, राइट, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है। दूसरा हो सकता है पानी नहीं दे रहे, आपने देखा कि लाइट्रेशन के लिए पानी चाहिए, H2 मॉलिक्यूल चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, तो क्लोरोप्लास्ट विल रप्चर आउट, ठीक है। देन इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले देखो इसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेरीगेटेड लीव्स, एग्जाम्पल क्रोटोन, इनमें स्टार्च नहीं होता, क्योंकि बेटा स्टार्च तो तभी बनेगा ना जब उसके अंदर ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोफिल होगा। फोटोसिंथेटिक नंबर और एसिमिलेशन नंबर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने वाला है। इट इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेटेड बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन एन आवर। एमर्सन ने 1929 के अंदर ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट रिलेशन है क्लोरोफिल कंटेंट का और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, ऑफ कोर्स रहेगा, ठीक है। तो इफ ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल, इंक्रीज क्लोरोफिल लीड्स टू एन इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर एक तरह से बोल सकते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं, बाकी फैक्टर्स भी तो चाहिए हमें इसके लिए, तो बाकी फैक्टर्स के साथ जाके काम करेगा ये, क्लियर। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। With the accumulation of end products, photosynthesis in mesophil, there is decrease in photosynthetic rate. क्या बोल रहा है कि जब एक प्लांट के अंदर मैक्सिमम ग्लूकोज फिल है, जितना चाहिए उसकी प्लांट बॉडी को फिल है, तो वो काम करना बंद कर देता है, उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जब नीड होगी तभी बनाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी फूड एक्यूमुलेट है बॉडी के अंदर, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट है बॉडी के अंदर, सो देयर विल बी नो नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, राइट। नेक्स्ट, ये टेबल है जो कि आप खुद से फिल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद अपने असाइनमेंट्स अपनी जो है वो सॉल्व करनी है, क्लियर, डन।